फ्रीक्वेंसी एक अमेरिकन साइ-फाई थ्रिलर फिल्म जो कि साल 2000 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 है। कहानी की शुरुआत में 1969 का साल दिखाया जाता है, जिधर न्यूयॉर्क शहर में एक गैसोलीन टैंकर एक हाईवे रैंप पर पलट गया है, जिससे जमीन के नीचे एक बिजली के सबस्टेशन में फ्यूल फैल गया और उसकी वजह से 2 कर्मचारी फंसे हुए हैं। फिर कुछ फायर फाइटर्स में से एक अनुभवी फ्रैंक सुलिवन, जो अपने कमांड के ऑर्डर्स के खिलाफ और फ्यूल के बढ़ते स्तर और डैमेज इलेक्ट्रिक्स द्वारा बनाई गई स्पार्किंग के बावजूद उन फंसे हुए वर्कर्स को बचाने के लिए अंडरग्राउंड चला जाता है। फ्रैंक और एक और फायर फाइटर वर्कर्स को बाहर निकालते हैं और चिंगारी से एक बड़ा विस्फोट होने से पहले वे दोनों भी उधर से एस्केप कर लेते हैं और फ्रैंक अपने पत्नी जूलिया और बेटे जॉनी के लिए सुरक्षित घर लौट आता है। फिर अगले सीन में 1999 का साल दिखाया जाता है, जिधर जॉन सुलिवन एक न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का जासूस बन गया है, जो अभी भी अपने बचपन के घर में रह रहा है। उसकी प्रेमिका समंथा उसे छोड़ देती है क्योंकि उसका मानना है कि जॉन इमोशनली रूप से शट ऑफ यानी कि बंद हो चुका है। जब क्लोज फ्रेंड और पड़ोसी गॉर्डो अपने युवा बेटे के साथ जॉन के घर पर रुकते हैं, तब उन्हें एक हिट किट सिंगल साइड बैंड हैम रेडियो मिलता है, पर वे उसे ऑन नहीं कर पाते। अपनी पिता की मृत्यु के एनिवर्सरी के एक रात पहले जॉन ये देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है कि ऑरोरा अपीयर होने के दौरान ये रेडियो ऑन हो गया है। फिर जॉन उस रेडियो के द्वारा एक व्यक्ति से कनेक्ट हो जाता है, जिससे जॉन 1969 के वर्ल्ड सीरीज के बारे में बातचीत करता है और जॉन स्पेशली उस वर्ल्ड सीरीज की डिटेल्स बताता है। फिर थोड़ी देर बाद बातचीत के दौरान जॉन रियलाइज करता है कि वो साल 1969 में सेम तारीख को अपने पिता के साथ बात कर रहा है और अपने पिता को उस गलती के बारे में चेतावनी देता है कि जिससे फ्रैंक यानी कि उसके पिता की डेथ हो गई है। फ्रैंक घबरा जाता है और इस पर विश्वास करने से मना कर देता है, लेकिन अगले दिन एक जलते हुए गोदाम से एक आदमी को बचाते हुए वो जॉन की चेतावनी को याद करता है और आग से बच जाता है। फिर साल 1969 में जॉन के पिता फ्रैंक बचने के बाद साल 1999 में जॉन के पास कुछ न्यू मेमोरीज आ जाती है, जिसमें उसके पिता साल 1989 तक जिंदा रहते हैं। दरअसल इस कम्युनिकेशन की वजह से जॉन का पूरा पास्ट चेंज हो चुका है और एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो गई है। जॉन को उसके दोस्तों से पता चलता है कि उसके पिता की मौत लंग कैंसर की वजह से हुई थी। फिर आगे वे दोनों रेडियो के द्वारा बातचीत करते हैं और एक दूसरे से अपनी जिंदगी की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। फ्रैंक डिसाइड करता है कि वो स्मोकिंग करना छोड़ देगा क्योंकि वो जॉन की वार्निंग पर विश्वास करता है कि वो लंग कैंसर से मरने वाला है। फिर अगले दिन फ्रैंक अपनी वाइफ से मिलने हॉस्पिटल जाता है। उसकी वाइफ, जो कि एक नर्स होती है, वो एक मरीज की जान बचा रही होती है। और इधर 1999 साल में जॉन को अजीब सा डरावना सपना आता है और वो अपनी मॉम को कॉल करता है, पर वो कॉल बार बार होटल में लग रही थी। फिर आगे पुलिस स्टेशन में सैच, जो उसका बॉस है, उससे बातचीत के दौरान जॉन को पता चलता है कि उसका प्रेजेंट अनएक्सपेक्टेड वेज में चेंज हो गया है, क्योंकि नाइटिंगेल, जो कि 1960s का सीरियल किलर है, जिसने ओरिजिनली 3 मर्डर्स किए थे और वो किलर अभी तक पकड़ा नहीं गया था, उस किलर ने अभी इस बदली हुई टाइमलाइन में 10 मर्डर किए हैं। फिर जॉन उस सीरियल किलर की केस फाइल देखता है। उन फाइल्स में विक्टिम्स की लिस्ट में जॉन की मॉम का भी नाम होता है, यानी कि उस किलर ने जॉन की मॉम को भी मार डाला है। दरअसल इसी वजह से ही जॉन उस रात को उसके मॉम से कांटेक्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि वो इस टाइमलाइन में मारी गई थी। फिर आगे उसकी मॉम और बाकी फ्यूचर विक्टिम्स, यानी कि उस 3rd मर्डर के बाद जो मर्डर हुए हैं, उनको बचाने के लिए जॉन अपने पिता यानी कि फ्रैंक से रेडियो के द्वारा कांटेक्ट करके मदद मांगता है। जॉन उसे मर्डर्स को रोकने के लिए कहता है
इसके लिए जॉन उन विक्टिम्स का जिधर मर्डर होने वाला है उस लोकेशन पर फ्रैंक को भेजता है। फिर फ्रैंक जॉन ने बताई हुई जगह पर चला जाता है जिधर फोर्थ विक्टिम का मर्डर होने वाला है। फ्रैंक उधर उस विक्टिम पर नजर रखता है। थोड़ी देर बाद वो उस विक्टिम से बातें करने लगता है, इसलिए वो किलर उस लड़की को नहीं मार पाता। इस तरह से फ्रैंक और जॉन फोर्थ विक्टिम को बचा लेते हैं। फिर आगे जब फिफ्थ विक्टिम को फ्रैंक बचाने जाता है तभी वो किलर फ्रैंक पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि फ्रैंक उसका ही पीछा कर रहा है। दोस्तों, ये किलर वही पेशेंट है जिसकी जान जॉन की मॉम बचा रही थी। दरअसल उस दिन फ्रैंक की डेथ उस आग में हो गई होती तो जॉन की मॉम उस दिन हॉस्पिटल ना जाती और फिर वो किलर भी नहीं बच पाता। पर जॉन और फ्रैंक की कॉन्वर्सेशन की वजह से वो किलर जिंदा रहता है और 7 मर्डर करता है। फिर आगे वो किलर फ्रैंक के वॉलेट में से ड्राइवर्स लाइसेंस चुराता है। फिर फ्रैंक होश में आता है, तब वो भागकर फिफ्थ विक्टिम के घर पर चला जाता है, पर उस किलर ने उसको पहले ही मार दिया होता है। फिर फ्रैंक ये सब जॉन को बताता है, तो जॉन रियलाइज करता है कि उसके डैड के वॉलेट पर उस किलर के फिंगरप्रिंट आ गए होंगे। फिर जॉन अपने डैड को वॉलेट ऐसी जगह छुपाने के लिए कहता है जिधर कोई भी छेड़छाड़ ना कर पाए। फ्रैंक ऐसा करता भी है। फिर साल 1999 में जॉन को उसी जगह वो वॉलेट मिलता है। फिर जॉन उस वॉलेट के ऊपर के प्रिजर्व फिंगरप्रिंट स्कैन करके पता कर लेता है कि नाइटिंगेल जैक शेपर्ड है, जो कि फॉर्मर न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का डिटेक्टिव था। फिर जॉन जैक शेपर्ड से मिलता है और उसको खुद से ही सरेंडर होने के लिए कहता है, वरना वो खुद उसको अरेस्ट कर लेगा। फिर आगे ये सब जॉन अपने डैड को यानी कि फ्रैंक को बताता है। तभी साल 1969 में फ्रैंक का क्लोज फ्रेंड और जॉन का फ्यूचर बॉस डिटेक्टिव सैच डिलियन फ्रैंक को मर्डर जो कि फिफ्थ विक्टिम का हुआ है उसके आरोप में अरेस्ट करने आता है। दरअसल उस किलर ने फ्रैंक का ड्राइविंग लाइसेंस उस विक्टिम के घर में छुपाया था ताकि पुलिस का शक फ्रैंक पर जाए, पर फ्रैंक अरेस्ट होने के लिए नहीं मानता, तो सैच को उसे जबरदस्ती खींचकर लेकर जाने में मजबूर होना पड़ता है। इसी खींचातानी में रेडियो गिरकर डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से साल 1999 में भी रेडियो डैमेज हो जाता है। आगे पुलिस स्टेशन में अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए फ्रैंक सैच को बताता है कि उसने रेडियो पर अपने 30 साल बाद फ्यूचर के बेटे से बात की है और वे दोनों मिलकर उन विक्टिम्स को बचा रहे हैं। फ्रैंक ये भी बताता है कि नाइटिंगेल असल में पुलिस ऑफिसर शेपर्ड है। सैच उस पर विश्वास नहीं करता, तो फ्रैंक उसे एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करके बताता है कि वर्ल्ड सीरीज में क्या होने वाला है। फिर सैच से मिलने फ्रैंक की वाइफ जूलिया आती है, तो सैच कैबिन के बाहर चला जाता है। सैच जूलिया से बातचीत कर रहा होता है, तभी उसकी नजर वर्ल्ड सीरीज के मुकाबले पर जाती है, तो सैच रियलाइज करता है कि फ्रैंक सच बोल रहा था। और इधर कैबिन में शेपर्ड यानी कि वही सीरियल किलर नाइटिंगेल आता है और वो फ्रैंक को मारने की कोशिश करता है, पर फ्रैंक उससे बचकर फायर इमरजेंसी अलार्म बजाता है और पुलिस स्टेशन से एस्केप कर लेता है। उधर से फ्रैंक शेपर्ड के खिलाफ सबूत खोजने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है, पर तुरंत बाद अपार्टमेंट में शेपर्ड भी आ जाता है, तो फिर फ्रैंक उधर से भागता है और शेपर्ड उसका पीछा करता है। फिर आगे वे दोनों पानी में गिर जाते हैं और फ्रैंक उसे अंडर वाटर ही बेहोश कर देता है और उसे मार डालता है। फिर आगे सैच फ्रैंक की बात सच मानते हुए शेपर्ड के अपार्टमेंट में जाता है, तो उधर उसे जिनके मर्डर्स हुए हैं उनकी ज्वेलरी और फोटोज मिलते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक घर पर वापस आता है और रेडियो रिपेयर करता है। इसकी वजह से साल 1999 में भी रेडियो अपने आप रिपेयर हो जाता है। फिर फ्रैंक बताता है कि वो किलर मर गया है, हालांकि इसकी वजह से जॉन की मॉम बच जाएगी और जॉन के पास न्यू मेमोरीज आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। तो जॉन अपने फैमिली फोटो फ्रेम में देखता है, तो उसमें वो और डैड ही होते हैं। जूलिया अभी भी उस फोटो में नहीं है।
ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में वे सोच रहे होते हैं। तभी फ्रैंक और जॉन पर शेपर्ड के साल 1969 और साल 1999 के वर्जन्स के द्वारा हमला किया जाता है। दरअसल शेपर्ड की पानी में डेथ नहीं हुई होती, वो जिंदा रह जाता है। फिर आगे जब साल 1969 में फ्रैंक ने शॉटगन से शेपर्ड के हाथ को उड़ा दिया, तब शेपर्ड उधर से भाग जाता है। और इधर साल 1999 में जैसा कि जॉन शेपर्ड से लड़ रहा होता है, उनके आसपास घर तेजी से बदल रहा होता है। वही एक ओल्ड फ्रैंक दिखाई देता है और शेपर्ड को उसी शॉटगन से मारता है। फिर फ्रैंक और जॉन दोनों इमोशनल हो जाते हैं। जॉन को उसके डैड वापस मिल गए हैं। फिर ये फिल्म एक सॉफ्टबॉल गेम के साथ एंड होती है, जिसमें जॉन और उसका छोटा बेटा और सैमंथा, जो कि अब जॉन की वाइफ है, उसकी मॉम जूलिया और उसके डैड फ्रैंक और जॉन का बॉस डिटेक्टिव सैच डिलियन और क्लोज फ्रेंड कॉर्डो शामिल है।